हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास जो सबको रटा हुआ होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको रटने के बावजूद लोग इसको डायरेक्शन में पूरी तरह से गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन बहुत ही इजी अप्रोच बताऊंगा जिससे आपको कभी भी डायरेक्शन में कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये आज के बाद किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस लेक्चर के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेरिवेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल को मैं दो तरह से बताऊंगा। एक ही न्यूमेरिकल को दो ढंग से बताऊंगा जिसमें कि डायरेक्शन का कंफ्यूजन चला जाएगा। दोनों डायरेक्शन कंसीडर करके बताऊंगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। उसी डायरेक्शन को मैं एक बार नेगेटिव डायरेक्शन लेके और पॉजिटिव डायरेक्शन लेके बनाएंगे ताकि किसी को भी डायरेक्शन रिलेटेड कोई सा भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल में किस तरह का मोशन होता है और उसके बाद हम लोग कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब सपोज मैंने एटी ग्राफ कंसीडर किया है, तो एटी ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं टाइम कंसीडर कर रहा हूं और वर्टिकल एक्सिस को मैं एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो किसी भी टाइम पे मेरा एक्सेलरेशन होगा वो एक वैल्यू होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा वो। तो सपोज मेरा एक्सेलरेशन ए है, तो किसी भी टाइम पे देखा तो मेरा एक्सेलरेशन वही का वही रहेगा। सपोज मैंने इस टाइम पे देखा तो भी एक्सेलरेशन वही, इस टाइम पे देखा तो भी एक्सेलरेशन वही। तो एक सीधी लाइन जिसका कि स्लोप 0 होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इन एटी ग्राफ। ठीक है, तो मैं कोई सा भी इस तरह का लाइन अगर खींच देता हूं, ऐसी लाइन, तो ये मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये लाइन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में खींचता हूं तो ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस केस में एक ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, यहां अगर मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके नीचे बनाया है ये लाइन, तो एक नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये -a है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक तरह का ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट मींस ये कांस्टेंट डीएसेलरेशन है। ठीक है, मतलब इसमें एक ही चीज ध्यान देने वाली बात है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था। अब अगर इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dt मेरा इस यहां चला जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा a dt इक्वल्स टू dv। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूं इस तरह से। ठीक है, अब मुझे लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। dt है मतलब मैं इस दोनों प्लेस में, इस दोनों जगह पे टाइम की लिमिट पुट करूंगा। मुझे टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और dv है मतलब मुझे यहां पर इस दोनों जगह पर वेलोसिटी का लिमिट पुट करना है। तो वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे कितना है? t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना था? तो सपोज t इक्वल्स टू 0 पे मैं इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर कर रहा हूं। u को मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं जो कि करस्पॉन्डिंग कर रहा है टाइम t इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, टाइम 2 इक्वल्स टू 0 पे मेरी वेलोसिटी u थी। अब टाइम t इक्वल्स टू t पे मेरी वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज मैं v को मैं फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं और u को मैं इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं। अब इंटीग्रेशन ऑफ a dt क्या हो जाएगा? a क्योंकि एक कांस्टेंट है, अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं तो ये एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा t, जिसकी लिमिट हम पुट कर रहे हैं 0 टू t, विच इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन में, दैट मींस 1 dv का इंटीग्रेशन इज v, उसकी लिमिट है u टू v। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं at, मैं t यहां पुट करता हूं तो ये बन जाता है at माइनस 0, तो at हो गया। और यहां पर मैं इस पे लिमिट पुट करता हूं v पे, तो ये बन जाता है v माइनस u। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से प्रूफ हो जाता है यूजिंग कैलकुलस। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एज्यूम किया है, इसलिए यहां a dt का इंटीग्रल at हो गया। अगर मेरे पास a
जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता, तो मैं इस जगह पे जो अगर वो सपोज कांस्टेंट नहीं हो के टाइम के साथ कुछ वेरी कर रहा होता, तो मैं वो टाइम वेरिंग एक्सेलरेशन यहां पुट करके उसको इंटीग्रेट कर देता, तो रिजल्ट कुछ और होता, वो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का रिलेशन नहीं आता। लेकिन क्योंकि यहां पर हमने एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कंसिडर किया है, दैट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इस केस में v इक्वल्स टू यू प्लस एटी हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ रहा है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये जो रिलेशन है दैट इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब v इक्वल्स टू यू प्लस एटी को हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज्यूम किया है, सपोज ये कुछ इस तरह से है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, और हमने टाइम कंसिडर किया है, टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके टाइम t इक्वल्स टू t तक सपोज। तो मैं अगर AT कर्व का ग्राफ का एरिया अगर देखना चाहूं तो मेरे पास क्या मिलता है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं एरिया अंडर AT कर्व, जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व जो होता है उसके अंडर का जो भी एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। एरिया अंडर AT कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी। ये हमने प्रूफ किया था इससे पहले के लेक्चर में, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप पहले देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने किस तरह से प्रूफ किया था, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। तो एरिया अंडर AT कर्व, तो अगर मैं इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एरिया अंडर AT कर्व निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, तो ये एक एरिया ऑफ क्या हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका कि अगर मैं हाइट देखूं तो ये a है और इसका विड्थ देखूं तो ये t है। तो एरिया कितना हो गया इसका, एरिया इज a इंटू टी, इस रेक्टेंगल का एरिया इज a इंटू टी, बहुत सिंपल सी बात है। और चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा v बोल देता हूं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी और इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, तो उन दोनों का डिफरेंस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास v है और इनिशियल वेलोसिटी मैंने u कंसिडर किया है, विच इज इक्वल टू at। तो यहां से भी मेरे पास आ गया v इक्वल्स टू यू प्लस at। तो इस तरह से हमने इसको दो तरीके से प्रूफ किया, एक यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस और एक यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। अब मेरे पास रिलेशन आ चुका है v इक्वल्स टू यू प्लस at, ये रिलेशन मेरे पास डिराइव हो चुका है। अच्छा, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज रिटन एज dx बाई dt, ये भी हमने देखा था। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स इस पे आप प्रेफर कर सकते हो। तो अगर मैं वेलोसिटी को dx बाई dt लिख सकता हूं, तो अगर मैं इसमें dx बाई dt पुट करूं तो dx बाई dt विल बी इक्वल टू u प्लस at। बहुत अच्छी बात है, dt को मैं इस तरफ ले जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx बन जाता है मेरा, dx बन जाएगा u प्लस at dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब मुझे फिर से लिमिट पुट करना है, अभी ध्यान रखना है dt का लिमिट मैं पुट करूंगा, यहां dt के लिए लिमिट पुट करूंगा तो मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t के लिए इंटीग्रेट करता हूं, टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t के लिए। उसी तरह से dx, मतलब dx रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा चेंज इन पोजीशन को, तो यहां पर मैं पोजीशन रखूंगा, इनिशियल पोजीशन और यहां पर फाइनल पोजीशन, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन सपोज मेरे पास था x1 और t इक्वल्स टू t पे पोजीशन पार्टिकल का था मान लो x2। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से मैं इसका जो लिमिट है वो x1 टू x2 पुट कर रहा हूं। x1 है पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 और x2 है पोजीशन एट t इक्वल्स टू t। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx का इंटीग्रल क्या हो जाता है x, और इसकी लिमिट हो गई x1 टू x2, बहुत अच्छी बात है। अब इधर इंटीग्रेट करते हैं u मेरा है इनिशियल वेलोसिटी जो कि एक कांस्टेंट होगा, तो u का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा ut। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है दैट मींस u इंटू 1 है, u इंटू 1 dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ut प्लस, अब at का इंटीग्रल क्या हो जाएगा a, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है इसलिए मैंने a लिख दिया, और t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और यहां पर मैं अपना लिमिट रखता हूं 0 टू t। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं, यहां से मैं अगर लिमिट यहां से हटाता हूं तो x2 माइनस x1 इस केस में हो गया, और ये केस में t इक्वल्स टू t पुट करूंगा तो ये सेम का सेम टर्म रहेगा, माइनस और t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा सारा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ut प्लस
AT स्क्वायर बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ हाफ AT स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 चेंज इन पोजिशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को इस चीज़ को लेकर। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया यहां पर, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो मेरे पास रिलेशन है, पहली बात ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। सारे जो हम लोग रिलेशन इसमें डिराइव कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही डिफाइंड है। दूसरी बात, यहां जो S है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। लोगों को कितनी बार भी बताने पर भी ये गलती लोग कर देते हैं। ये S इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। ये देखो यहां पर x2 माइनस x1 मैंने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यहां पर कंसीडर किया है। अगर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किया है तो मुझे बीच में वो पार्टिकल किधर से घूम के आया उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना मतलब है कि उसका फाइनल पोजीशन क्या था और उसका इनिशियल पोजीशन क्या था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो S इज डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में S इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो था कैलकुलस का अप्रोच। अभी इसको हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली अगर मैं बात करूं V इक्वल्स टू U प्लस AT मेरे पास रिलेशन है। ठीक है, ये किस तरह से आपको दिख रहा है? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो किस तरह का दिख रहा है? अगर मैं बात करता हूं y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c आपने पढ़ा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से, तो इस तरह का कुछ स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहां y की जगह ले लिया है इसने v ने। ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस में मेरा v है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसमें जैसे कि x था, x का जगह ले लिया है t ने। ठीक है, और यहां पर जो c था इंटरसेप्ट, वो उसका जगह ले लिया है u ने। तो है ये भी एक तरह का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू AT प्लस u प्लस AT को AT प्लस u मैंने लिखा है। तो इंटरसेप्ट हो गया u, और इसका स्लोप कितना हो गया? वहां पर स्लोप जैसे mx रिप्रेजेंट करता है, यहाँ AT है, तो यहाँ स्लोप क्या हो गया? एक्सेलरेशन। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना VT कर्व का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होता है। ये भी हम बहुत बार देखा हमने। ठीक है, तो जैसे यहाँ y इक्वल्स टू mx प्लस v में c प्लॉट करते थे, वहां इसी तरह से इसको हम लोग, ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा u, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है वो है u इस केस में, और ये किसी भी एक तरह का एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। ये मेरा इक्वेशन होगा v इक्वल्स टू u प्लस AT का ग्राफिकल। इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ में बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, तो आप मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ोगे आगे जाके कि स्ट्रेट लाइन का हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्टली आप पॉइंट पुट करके देखो। है वैसे बहुत सिंपल सी बात है, समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT का हमने ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये t इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा समझ लो, ये हमने t इक्वल्स टू t पे ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं। t इक्वल्स टू t है यहाँ पे, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ v रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी इज u, ये फाइनल वेलोसिटी इज v। अच्छा, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ VT कर्व क्या देता है, तो एरिया ऑफ VT कर्व मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ VT कर्व, ये भी मैंने पहले बताया था पहले के लेक्चर में, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT कर्व मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया ऑफ VT कर्व देता है मुझे डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, एरिया ऑफ VT कर्व। ठीक है, तो अगर मैं v इक्वल्स टू u प्लस AT के नीचे का एरिया निकाल दूं टाइम एक्सिस के साथ, तो वो मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो चलो इसको एरिया को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया को निकालने के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये टोटल एरिया मुझे निकालना है। जो ये v इक्वल्स टू AT जो कर्व है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना टोटल एरिया बना रहा है, वो टोटल एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, मैं एक दूसरा पेन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें दो एरिया है। पहला एरिया ये है, और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इजीली कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया, टोटल एरिया, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट S। तो मैं लिख सकता हूँ S इक्वल्स टू, पहले का एरिया अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस देखो ये कितना है, ये लेंथ है मेरे पास T। क्यों? क्योंकि ये 0 से ये T तक है, देख लो ध्यान से, ये लेंथ है क्योंकि T, इसलिए ये इसका बेस हो गया, ट्रायंगल का बेस हो गया T। ठीक है, हाइट कितना है ये देख लो, हाइट इज v माइनस u। देख लो कैसे, ये टोटल लेंथ है, यहां तक का लेंथ है u,
ठीक है, ये वाला लेंथ दैट इज u, और ये टोटल यहां तक का जो लेंथ है दैट इज v। तो ये जो लेंथ होगा दैट इज v माइनस यू, इसलिए इधर का लेंथ इज v माइनस यू। तो ये पहले का एरिया मैं बोल सकता हूं हाफ इंटू बेस, बेस है t इंटू हाइट इज v माइनस यू, ठीक है, प्लस सेकेंड का एरिया कितना है, सेकेंड एक रेक्टेंगल है तो इसका जो हाइट है दैट इज u और इसका जो विड्थ है दैट इज t, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, बेस इंटू हाइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं s इक्वल्स टू हाफ इंटू टी। अब मैं v माइनस यू को क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू को at लिख सकता हूं। यहां से ध्यान से देखो इस इक्वेशन से अगर मैं लिखना चाहूं v माइनस यू इक्वल्स टू at, तो v माइनस यू कितना हो गया यहां से at, ठीक है, प्लस ut। तो यहां से देख लो इक्वेशन आ जाएगा s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर प्लस ut। इसको मैं अलग तरह से लिख सकता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफिकल मेथड से भी आ गया और कैलकुलस के मेथड से भी आ गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मुझे अगला इक्वेशन डिराइव करना है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमने पहले डिराइव करके रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस at, ये मेरे पास पहला रिलेशन है। दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा है। पहले और दूसरे से मैं सिंपली निकाल सकता हूँ तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ फटाफट इसको। तो अगर मैं यहाँ से t निकाल के, पहले से t निकाल के दूसरे में पुट कर दूँ तो ये निकल जाएगा सीधा सीधा। तो अगर मैं लिख दूँ v माइनस यू इक्वल्स टू at लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से t निकाल सकता हूँ मैं v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब ये t यहाँ पुट कर दो तो ऊपर वाला इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन बेहतरीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाते हैं। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन सिंपल सी इक्वेशन, बट लोग इसको पता नहीं क्यों डायरेक्शन में गलती कर देते हैं, बार बार कर देते हैं। तो आज के बाद से आपको ये गलती नहीं करनी है और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान से समझना। अभी इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी है। पहला है मेरे पास v, u, a और s और एक क्वांटिटी है t। बस इतनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 क्वांटिटी। अभी इसमें से v, u, a और s ये हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर आ गए तो इनको रेस्पेक्ट करना, और वेक्टर की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है, उनको सही तरीके से उनका डायरेक्शन देकर। अगर वेक्टर्स को सही डायरेक्शन नहीं दिया तो उसकी डिसरेस्पेक्ट होती है, और वो अगर डिसरेस्पेक्ट आपने उसका कर दिया तो वो आपको क्वेश्चन करा देगा गलत, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं सही करके आया, लेकिन वेक्टर्स को कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत करना। और दूसरा है स्केलर। ये तो इसको आप जितना डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो टाइम बेचारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आता है, t इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 10 0, कुछ भी ले सकता है। अब वेक्टर्स को रेस्पेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 1D में, ठीक है, तो 1D में एक डायरेक्शन को आप मानोगे पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को आप मानोगे नेगेटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आप मानोगे नेगेटिव। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो हैं v, u, a और s जो कि वेक्टर्स हैं, और t जो कि स्केलर है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन को मुझे कंसीडर करना है पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को करना है नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी तो समझ में आ जाता है। अगर सपोज इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। अब आ जाता है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन भी सीधी सी बात है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो इधर अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव है और इस तरफ है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब आ जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे डिफाइन किया था 1D में, x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ से कैसी थी, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सपोज मेरा पोजीशन यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पे है, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन, सपोज ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ होगी। तो अगर मैंने पॉजिटिव इस डायरेक्शन को कंसिडर किया है, दैट मीन्स
डिस्प्लेसमेंट इस केस में मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर कुछ केस ऐसा होता कि मेरी इनिशियल पोजीशन रहती यहाँ पे x1 और मेरी फाइनल पोजीशन रहती x2 यहाँ पे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता। और अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ये डायरेक्शन कंसिडर किया है तो इस केस में जो डायरेक्शन होता डिस्प्लेसमेंट का वो नेगेटिव हो जाता। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो डायरेक्शन को समझने के लिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे पहले केस में, ठीक है, और दूसरे केस में ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके उल्टे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये केस कुछ ऐसा है। एक हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास बॉल है और इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। ठीक है, और इसकी वर्टिकली अपवर्ड कितने से फेंका जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है और नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव डायरेक्शन लिया है। ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। तो अगर इस बॉल को फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो u मेरे पास हो गया पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ऊपर बॉल को फेंका गया है तो u पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे अब इसको कैसा फेंका गया है? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो जिसकी की हाइट है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, 25 मीटर ग्राउंड से, तो इस बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास नीचे में ग्राउंड है। तो इस बॉल को कुछ इस तरह से फेंका गया है। बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया ऊपर की तरफ, ऊपर गई, उसकी वेलोसिटी 0 हुई और फिर वो नीचे आई। अभी इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, अब बॉल ऊपर जा रही है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉल एक तरह का ये एक डी एक्सेलरेशन है। अब डी एक्सेलरेशन मतलब बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड है, कम होती गई। एक टाइम पे उस बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब 0 होने के बाद वो क्या होगी? नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी। तो नीचे की तरफ वेलोसिटी जैसे ही 0 होने के बाद वो फिर नीचे आना शुरू होगा और फिर वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह का केस इसमें है। ठीक है, तो हमें बताना है कि बॉल कितनी ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर गई बॉल। तो बॉल शुरू में यहाँ पे थी, फिर कुछ हाइट तक गई, तो वो हाइट निकालने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे कि इस हाइट पे मैक्सिमम हाइट जिस पे जहाँ पर अटेंड करेगी बॉल, वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग 0 कंसिडर कर रहे हैं। जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा वो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, उसके बाद तो बॉल नीचे आने शुरू होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे वो टाइम निकालना है। तो सिंपल सा अगर हम लोग देखें v = u + at, इसमें हम लोग लगा सकते हैं v = u + at। ठीक है, डायरेक्शन का कोई कंफ्यूजन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इसलिए इसका डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, 0 को 0 लिखेंगे, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव तो होता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मानी है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इज 20। अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो है वो तो हमेशा नीचे की तरफ लग रही है और उसका वैल्यू कितना दे रखा है इस केस में? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नीचे की तरफ का जो वेक्टर है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे, नीचे के डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव। तो -10 × t, ये टाइम हमको निकालना है। ये टाइम कब का टाइम निकलेगा? जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे थी, दैट मीन्स जब बॉल की वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो इस केस से हम लोग निकाल सकते हैं 20 = 10t और t = मेरे पास यहां से आ गया 2 सेकेंड। मतलब t = 2 सेकेंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे थी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब इस बॉल को ग्राउंड को हिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस केस में भी अभी भी मैंने ऊपर की डायरेक्शन को अभी इस केस में पॉजिटिव लिया है, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव लिया है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी बॉल जब हिट करेगी ग्राउंड को तो मैं इसमें इक्वेशन लगा सकता हूँ s = ut + ½ at²। अच्छा, जब बॉल ग्राउंड को हिट करी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? बॉल स्टार्टिंग में इस पोजीशन में थी, ये जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 25 मीटर। तो ध्यान से देखें तो
इनिशियल पोजीशन बॉल का ये था, फाइनल पोजीशन बॉल का ये है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, दैट मीन्स वो वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइड में है, क्योंकि नीचे को हम लोगों ने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो नीचे कितना फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? ऊपर जाके नीचे तक आया, दैट मीन्स हमको तो सिर्फ मतलब है कि फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया -25। माइनस क्यों आया? क्योंकि फाइनल मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये कितना हो गया? -25। एस इज -25। इनिशियल वेलोसिटी यू तो ऊपर की तरफ फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड से। जब बॉल यहाँ पे थी तो बॉल को तो ऊपर फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड से। बॉल ऊपर गया और फिर बॉल नीचे फिर इस तरह से आ गया। तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थे वो 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो ये 20 × t हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो नीचे की तरफ ही है हमेशा, तो नेगेटिव हो गया -10, नीचे की तरफ -10 × t²। ठीक है, तो यहां से मैं वो टाइम निकाल दूंगा जिस टाइम पे बॉल ग्राउंड को हिट करती है। तो यहां से -25 इक्वल्स टू हो गया 20t -5t²। 5 से पूरे को कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू 40 -t²। यहाँ से 5 से सबको काट दिया, 5 4 × 20, 5 5 × 25। तो यहाँ से आ गया मेरे पास t² -40 -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t² माइनस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5t + t -5 इक्वल्स टू 0। t कॉमन निकल लिया, t -5 + 1 t -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया t + 1 × t -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई मेरे पास -1 और 5। क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है इसलिए टाइम हो जाएगा मेरे पास 5 सेकेंड। t = 5 सेकेंड पे ये ग्राउंड को हिट करेगा। अगर मैं इस बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये 5 सेकेंड के बाद ग्राउंड को हिट करेगा। तो अभी हमने देखा इसको ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेके। अब हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करके। तो अभी मैंने कंसिडर किया ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे की डायरेक्शन को मैंने कंसिडर किया है पॉजिटिव। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बॉल कुछ ऐसा है और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ u = 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, सेम इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी कितना ऊपर जाएगा उसके लिए सेम, जो ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, कितना ऊपर जाएगा बॉल उसके लिए सेम हम लोग यूज करेंगे v = u + at। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो फाइनल वेलोसिटी को 0 कंसिडर किया। अब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो इस केस में ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -20। ठीक है, ऊपर की तरफ -20 प्लस अब एक्सेलरेशन तो है नीचे और नीचे को हमने कंसिडर किया है पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इस केस में? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, दैट इज पॉजिटिव × t। तो यहां से भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 20 = 10t आ गया और t = 2 सेकेंड आ गया। तो हमारे पास सेम रिजल्ट यहां भी मिला अगर हमने ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया तब भी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं कि इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, फिर ये जमीन में नीचे इस तरह से पहुंच रही है। तो इसका हम लोगों को टोटल टाइम निकालना है, ये जो प्रक्रिया हुई उसका टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, अभी भी हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन को हमने अभी नेगेटिव कंसिडर किया है और नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। ठीक है, अब यहां से ये बिल्डिंग की हाइट में लिख देता हूं, दैट इज 25 मीटर। अब इस केस में मैं बात करूं s = ut + ½ at², अगर मैं यूज करना चाहूं फॉर्मूला, तो s डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखने के लिए स्टार्टिंग में पोजीशन था वो यहाँ था और फाइनल पोजीशन नीचे की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो नीचे को हमने पॉजिटिव माना है, तो नीचे की मतलब डिस्प्लेसमेंट टोटल 25 मीटर है नीचे की तरफ, तो s हो गया मेरे पास 25 मीटर। u इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है? ऊपर की तरफ, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर के डायरेक्शन को हमने कंसिडर किया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -20t
ठीक है। अब एक्सेलरेशन प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा 10 नीचे की तरफ इंटू टी स्क्वायर, टी तो स्केलर है, तो 25 इक्वल्स टू माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास सेम इक्वेशन आ गया, दैट इज 5 1 5, 5 4 20, 5 5 22, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी मेरे पास 2 आएगा, t इक्वल्स टू प्लस 1 और सॉरी t इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा और t इक्वल्स टू प्लस 5। तो इसमें से हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड इसको टोटल टाइम लगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हम डायरेक्शन को, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ही कन्वेंशन यूज़ करो, अगर ऊपर को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कर लो, नीचे को हमेशा नेगेटिव कंसिडर कर लो। बट मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स में अपने आप को थोड़ा ओपन रखो, क्योंकि आज तुमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे को डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, कल इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा, परसों सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा, फिर क्या करोगे? तो अपने आप को ओपन रखो, किसी भी डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, थोड़ा सा अभी के लिए स्ट्रगल करो, बट बाद के लिए पूरा ये एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सामने डेवलप होकर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो डायरेक्शन है उसको इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, बस इसी को हैंडल करना है। और सबका डायरेक्शन को पता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पता है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसको ऊपर देख लो पॉजिटिव है नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट बस देख लो कि फाइनल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तुमको पता है। तो इन सब सारी चीज़ों से आप आराम से डायरेक्शन को टैकल कर सकते हो, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, मोशन अंडर फ्री फॉल। तो मोशन अंडर फ्री फॉल कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे फेंको, तो ऊपर नीचे फेंकने पे जो ग्रेविटी उसके मोशन पे क्या इफेक्ट लेके आ रही है वो हो जाता है मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसिडर कर ले कि ऊपर के डायरेक्शन को अभी के लिए मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो ग्रेविटी का वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो नीचे की तरफ ग्रेविटी है, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं 80 ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन अंडर फ्री फॉल। तो मैं कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ग्राफिकली, क्योंकि नेगेटिव मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसलिए ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से मैं एक स्ट्रेट लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि मैंने बताया भी था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं ऊपर नेगेटिव कंसिडर करता, नीचे पॉजिटिव कंसिडर करता, तो यही चीज़ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन मुझे शो करना है। अब डायरेक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करूँ, कौन सा डायरेक्शन को नेगेटिव। इस केस में मैंने ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव कंसिडर किया है। नेक्स्ट, अगर मुझे फ्री फॉल का वीटी कर्व ड्रॉ करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो फ्री फॉल के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80 अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ऊपर को पॉजिटिव माना है, नीचे को नेगेटिव अगर मानता हूँ, और फ्री फॉल करा रहा हूँ, मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इक्वल्स टू हो गया माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gt, क्योंकि नीचे को नेगेटिव कंसिडर किया है इस केस में, इसलिए। ठीक है, v इक्वल्स टू माइनस gt, तो यहाँ g की वैल्यू मैं सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, -10t। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से लाइन आएगा जिसका कि स्लोप हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, हम लोग कैसे ग्राफ बना सकते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया था। अब जो अगला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व है, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने फ्री फॉल कंसिडर करें तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इसको 0 कंसिडर करें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू मेरे पास आ गया हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा फ्री फॉल के केस में, तो ये हो जाएगा, हम क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने 10 लिया हुआ है, तो इस केस में हो गया -5t स्क्वायर, s इक्वल्स टू -5t स्क्वायर। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बात करूँ तो एक पैराबोलिक ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आप लोग बाद में मैथमेटिक्स में भी पढ़ लोगे। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व इस तरह से होता है, एक पैराबोलिक कर्व। अगर आपको देखना ही है तो आप पॉइंट पुट करके देख सकते हो, इस तरह से आपको कर्व मिलेगा।
और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ये पूरा इसका उल्टा इस तरह से हो जाता है, ऊपर की कटोरी नीचे की कटोरी। y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर भी कंसिडर करें तो वो भी कुछ इसी तरह से होगा, बस उसका विड्थ थोड़ा इधर कम ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा। y इक्वल टू कुछ भी माइनस 5x स्क्वायर है, माइनस 10x स्क्वायर है, तो उसका विड्थ पतला और मोटा होगा। बस ये जो विड्थ है ये विड्थ चेंज होता जाएगा, ठीक है। मतलब रहेगा वो पैराबोलिक कर्व ही, ठीक है। तो ये सारा आप कर्व प्लॉटिंग में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, बाद में आप यूज टू हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। अभी s इक्वल्स टू माइनस 5t स्क्वायर को अगर प्लॉट करना है तो उसका नीचे की तरफ इस तरह की नीचे की कटोरी इस तरह से प्लॉट होगी, लेकिन हम लोग टाइम का भी नेगेटिव कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला इधर वाला है नेगेटिव टाइम इस तरफ वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरफ वाला कर्व लेंगे, तो y s इक्वल्स टू माइनस 5t स्क्वायर को का प्लॉट कुछ इस तरह से होगा, एक नेगेटिव पैराबोलिक कर्व इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम का। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिकल डेमो दिया मैंने उस पर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने वहाँ पे डायरेक्टली बता दिया था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। वैसे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन वैल्यू और भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है इसलिए मैं उसका टर्म अभी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा और आपके टेक्स्ट बुक में भी वो चीज़ कंसिडर नहीं किया है। तो लेकिन एक चीज़ है कि अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसका रिलेशन होता है जो हमारी वेलोसिटी है, जो हम जिस वेलोसिटी से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो पहले मैं बता देता हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। सपोज आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आप किसी चीज़ को देखते हो, अचानक से कोई ऑब्स्टेकल आपको दिखता है तो ब्रेक अप्लाई करते हो। तो ब्रेक अप्लाई जब आप ब्रेक अप्लाई किया, जिस मोमेंट पे आपने ब्रेक अप्लाई किया उस मोमेंट से लेके गाड़ी के रुकने तक का वो कुछ दूरी तय करके रुकेगा वो गाड़ी। तो वो जितनी दूरी जो तय करता है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद कुछ दूर तक गाड़ी जाता है, तो जितना दूर गया गाड़ी ब्रेक मारने के बाद और स्टॉप हुआ, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, ये आपकी कार है, सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपको दिखता है एक आदमी आपको दिख गया, तो आपने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये गाड़ी कुछ दूर यहां तक चली, इतनी दूर तक चली, तो ये जो दूरी तय हुआ दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज मैं इसको ds बोल रहा हूं। आपने उस आदमी को ठोका नहीं, वो आदमी सही सलामत यहां पे खड़ा है, ठीक है। तो ये जो ds है इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई किया तो आपकी डी एक्सेलरेशन जो थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में a थी। मान लो आपने ब्रेक अप्लाई किया, आप गाड़ी को डी एक्सेलरेट कर रहे हो, तो वो डी एक्सेलरेशन जो है दैट इज a, अगर हम उसको a कंसिडर करते हैं, और हम v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as इस तरह का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई करने से पहले जस्ट जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो उस समय आपकी जो वेलोसिटी है, सपोज वो इनिशियल वेलोसिटी आप कंसिडर करें u, ठीक है। और जब आप ब्रेक लगा देते हो फिर उसके बाद कुछ दूर तक जाके रुक जाती है, गाड़ी रुक गई, दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज 0। वो गाड़ी रुकी गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। और इस डायरेक्शन को सपोज आपने पॉजिटिव कंसिडर किया है और इसके उल्टे डायरेक्शन को आपने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा आप क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव साइड में होगा, दैट मीन्स एक डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी जो है जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये यू स्क्वायर हो जाएगी वेलोसिटी, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है उल्टी डायरेक्शन में तो 2a इंटू एस इज डिस्प्लेसमेंट। गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल पोजीशन आगे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये ds है, ठीक है। और ये हमको निकालना है, ds निकालना है, तो ds कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ds इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 इंटू a। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। जब आप ब्रेक अप्लाई
जैसे ही जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो उस समय जो आपकी वेलोसिटी थी, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे ही आपने सामने किसी आदमी को देखा उस समय आपकी जितनी वेलोसिटी थी गाड़ी की, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर सपोज आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड और आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर है 4 मीटर, तो अगर आप गाड़ी ड्राइव करोगे दुगुनी स्पीड से, दैट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड से, तो आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी 4 गुनी, क्योंकि यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। एक केस में अगर आपने स्पीड रखा था 20 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था वो 4 मीटर था, लेकिन आपने अगर स्पीड कर दी डबल, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना, 16 मीटर, 4 मीटर से 16 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना का डिफरेंस आ जाता है। तो इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग 10 न्यूमेरिकल्स ऑन ईच टॉपिक हम लोग जो कवर करते हैं, तो उसके अंडर हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल्स, जेईई लेवल्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स उस पर कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।